कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकंड बुक, जो कि है आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एंड इसमें चैप्टर फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें फर्स्ट बुक है आपकी जो चल रही है थर्मल फिजिक्स, उसका एक चैप्टर रह रहा है। उसकी क्लास आपको 5 बजे से मिला करेगी। 3 बजे से आपका इसका लेक्चर हुआ करेगा सेकंड बुक का। ठीक है, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले, सीधी सी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर अच्छा बात करें तो हम इसमें क्या बात करेंगे कि मान लिया कोई भी सर्किट है तो उसमें जो करंट में ग्रोथ होती है या डिके होता है, यानी कि जो वृद्धि या कमी होती है करंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कब ग्रोथ होगी, कब कमी होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं मेनली हमारे, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, इनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, कैपेसिटर हो गया, किसी भी सर्किट को बनाते हैं और उसमें जो भी करंट में डिके होगा या ग्रोथ होगी, यानी कि जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। किन किन पॉइंट पे वृद्धि होती है, किन किन पॉइंट पे कमी होती है। सर्किट कौन से होते हैं, जैसे कि आपका एलआर सर्किट हो गया, एलसी सर्किट हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया। इन सब की कंप्लीट प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के 2 लॉ है, एक तो करंट पे डिपेंड है, एक वोल्टेज पे डिपेंड है। तो दोनों लॉज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो क्या है, कि किरचॉफ जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 2 नियम दिए थे, करंट को लेकर के, एक वोल्टेज को लेकर के। तो करंट को लेकर के उन्होंने क्या कहा था कि मान लिया यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ऑफ जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जंक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमने मान लिया कोई भी एक सर्किट है। अब सर्किट में 2 टाइप्स के करंट होंगी, एक तो आने वाली करंट होगी, एक जाने वाली करंट होगी। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो क्या कहता है कि मान लिया हमने करंट ले ली कि I1, I2, I3, I4, I5, हमने माना कि ये 5 करंट है। ठीक है, इनमें से जो करंट I1, I3 और I5 है, हमने मान लिया ये कैसी है, मुझे आने वाली करंट है। और ये जो करंट है I2 और I4, हमने मान लिया ये क्या है, जाने वाली करंट है। तो उस कंडीशन में जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो क्या कहता है कि जो आने वाली करंट है इस जंक्शन पॉइंट पे, जो आने वाली करंट है, जो कि हमने मान लिया I1 है, I3 है और I5 है, और जो निकलकर जाने वाली करंट है, जो कि हमने क्या मानी यहाँ पे, I2 एंड I4। तो इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों का सम क्या होता है, मतलब ये जो आने वाली करंट है इनका सम किसके इक्वल होगा, बाहर जाने वाली जो करंट है उनके सम के इक्वल होगा। ये किरचॉफ का करंट लॉ था, यानी कि अगर हम जो भी आ रही है जंक्शन पॉइंट पे करंट, उन सभी को अगर हम क्या कर दे, ऐड कर दे, तो ये किसके इक्वल आएंगी, बाहर जो जाने वाली करंट है उनके सम के इक्वल। ये क्या था, किरचॉफ का करंट लॉ था। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखना है क्या कि किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, 2 दिए थे, एक तो करंट के लिए, एक वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में देयर आर 2 किरचॉफ्स लॉज, यानी कि किरचॉफ के कितने लॉज हैं, 2 नियम हैं। दे आर स्टेटेड एज फॉलोज, कौन कौन से, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ और सेकंड क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है वो क्या है, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द algebraic sum of currents meeting at any junction or not at any instant is 0। मतलब क्या कहा इन्होंने, इसकी डेफिनेशन 2 टाइप से अभी बताऊंगी। मैंने आपको जो बताई वो मैंने आपको लास्ट वाली बताई थी, कभी ये सोचो दिया आपने तो कुछ और बताया, यहाँ पे कुछ और बता दिया, कि वीडियो पूरी देखने से पहले कमेंट कर देते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम होगा किसका, मान लिया कोई भी एक जंक्शन है, नोड है। ठीक है, तो उस पे जो भी आकर के क्या करेंगी, करंट मिलेंगी, चाहे वहां से आ रही है उस पॉइंट पे या वहां से निकल रही है, तो मतलब जितनी भी करंट क्या है वहां पे मिल रही है, अटैच हो रही है, तो उन सभी का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये किरचॉफ ने लॉ दिया था। ठीक है, सो लेट द करंट I1, I2, I6 आर एंटरिंग टू द पॉइंट ए। हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया हमने, क्या, ए। हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया है ए। हमने क्या कहा कि जो I1, I2 और I6 है,
I1 देखो इस वाले पॉइंट की तरफ आ रही है, I2 इस वाले पॉइंट की तरफ आ रही है, I6 भी इधर की तरफ जा रही है। ये तो क्या कर रही है, पॉइंट A की तरफ एंटर कर रही है, आ रही है, बट द करंट्स I3, I4 एंड I5 आर लीविंग फ्रॉम द पॉइंट A। लेकिन जो करंट I5 है ये बाहर की तरफ जा रही है, I4 बाहर की तरफ जा रही है, I3 बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। सो ऑल्सो लेट, अब देखो हमने क्या कहा कि एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, तो सीधी सी बात है जो आ रही है इस पॉइंट की तरफ उनको कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, और जो बाहर जा रही है उनको कैसा लोगे आप, निगेटिव लोगे। सो ऑल्सो लेट इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव व्हाइल आउटगोइंग करंट इज निगेटिव, यानी कि जो आने वाली करंट है वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाने वाली जो करंट होंगी वो कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। सो दैट इसके अनुसार अगर हम इस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो क्या था, एल्जेब्रिक सम था इस पॉइंट पे जो भी करंट्स क्या कर रहे मिल रही है, तो आने वाली करंट तो क्या हो गई, I1, I2, I6 इनका सम, और क्या है जो जाने वाली करंट है उनको हमने निगेटिव साइन के साथ में लिया है, तो कौन कौन सी जा रही है, I5, I3, I4, तो इनको क्या लिया हमने, निगेटिव साइन के साथ में लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब करंट्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दूसरी साइड लेके आओगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। इसका मतलब जो आने वाली करंट है उनका सम किसके इक्वल आ रहा है, जो बाहर की तरफ जाने वाली करंट है उनके सम की। ये बात तो मैंने आपको बताई थी, किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि आने वाली करंट का जो सम होगा वो बाहर जाने वाली करंट के सम के कैसा होगा, इक्वल होगा। वही बात लास्ट में लिखी, इन अ सेंस द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दैट लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पे जो आने वाली करंट है उनका सम जो लिविंग है यानी कि जो बाहर की तरफ जा रही है करंट उनके सम के इक्वल होगा। आई होप आपको ये वाला अच्छे से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सब अच्छे से आना चाहिए आपको, नोट करिए। सो देखिएगा फिर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सम ऑफ ईएमएफ यानी कि ईएमएफ का जो सम होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एनी क्लोज्ड पाथ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमने मान लिया कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, तो इस सर्किट में जो ईएमएफ होगा वो और उसका सम किसके साथ में, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के साथ में। मान लिया करंट है I, रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना, IR। इसका सम किसके साथ में, ईएमएफ के साथ में। किसी भी सर्किट में ईएमएफ का सम किसके साथ में, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के साथ में, वो क्या कहलाता है, हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहलाता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये किसकी इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ये इसका सेकंड लॉ था। ये चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सम ऑफ ईएमएफ का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, प्रोडक्ट किसके साथ में, जो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, तो इस टर्म का सम अगर हम ईएमएफ के साथ में करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा ईएमएफ यानी कि इसका एल्जेब्रिक सम प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो इनका जो सम होगा ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये सेकंड लॉ था, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और एक जिनके भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं बच्चा, वो इनकी डेफिनेशन तो ध्यान में रखेंगे ही, साथ में एक छोटा सा शॉर्ट नोट है कि आपसे ये पूछ सकता है कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो किस पर डिपेंड करता है, रखना है। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, सेकंड लॉ है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे क्या करता है, आधारित है, ठीक है। सो अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, हमने मान लिया एक सर्किट ले लिया, सर्किट में यहाँ पे ईएमएफ हमने लगा दी, ईएमएफ लगाने के बाद में यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया R1, और यहाँ पे जो हमने लूप ली वो क्या ली, I1, क्योंकि इसके लिए अगर रेजिस्टेंस R1 है, फर्स्ट लूप अगर हम इसको माने, इसको सेकंड लूप माने, तो जो करंट फ्लो करेगा वो भी क्या होगा, इसमें I1 होगा। तो एक लूप ही होगी, सेकंड लूप हमने ले ली, इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, E2 लेट करेंगे, रेजिस्टेंस R2 होगा, और जिसमें करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी बच्चा, I2 होगी, तो करंट क्या हो गई, I2 हो गई। यहाँ से R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, इधर से I1 करंट आई, इधर से I2 करंट आई, तो इस B पॉइंट पे
आ करके करंट क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो उस कंडीशन में करंट क्या होगी हमारी I1 प्लस I2 होगी, क्योंकि इधर से I1 और इस लूप से करंट आ रही है I2, तो दोनों का सम होगा इस मिडिल पॉइंट पे आकर के। तो इस वाले में जो करंट बहेगी हमने मान लिया रेजिस्टेंस है R3 और करंट क्या होगी I3, जो कि किसकी इक्वल होगी I1 प्लस I2 के इक्वल आ गई। तो हमने यहाँ पे I1 प्लस I2 ले ली। तो अगर हम अब इस लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो जो ये वाली हमने पहले फर्स्ट लूप ले ली, क्या A B E और F, तो इन लूप A B E F, ठीक है। EMF कितना है बच्चा, E1 है, तो E1 किसके इक्वल आ गया, ये हमारा E1 हमने यहाँ लिख लिया। ये किसके इक्वल आएगा, करंट के और रेजिस्टेंस के सम के। तो यहाँ से देखो करंट क्या है I1 है इस लूप के लिए और रेजिस्टेंस क्या है R1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा R1 I1, ठीक है। इसी में ही और रेजिस्टेंस ये वाला जुड़ रहा है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो करंट क्या है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है R3। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो R3 का प्रोडक्ट किसके साथ में, I1 प्लस I2 के साथ में। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारा EMF के इक्वल आएगा। समझ में आई बात, कैसे, एक बार समझना जरा। हमने क्या ले लिया कि जो ये वाला सिस्टम है हमारा, हमने कहा था कि जो EMF है ये प्लस जो हमारे पास में क्या है करंट है और जो रेजिस्टेंस है, इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये वाली टर्म्स अगर इधर की साइड लेकर के आओगे तो माइनस में आ जाएंगी और ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो EMF होगा उसको निकालने के लिए हम इसी का ही यूज करते हैं। सेम ऐसे आप सेकंड लूप के लिए करोगे, क्या लोगे, BCDE लोगे। इसमें भी जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है I2, रेजिस्टेंस है R2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप प्लस उसमें ये वाली जो टर्म्स है इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर दोगे। यहाँ से अगर आप कॉमन लेके देखो R2 I2, R3 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो R3 I1 मिलेगा, एक R3 I2 मिलेगा। तो I2 तो यहाँ पे भी उसमें से तो कॉमन ले लेंगे, बचा क्या R3 I1 एज इट इज। इन दोनों में से I2 कॉमन ले लिया तो इसका R2 प्लस इसका R3, ये हो गई इन लूप के लिए। लेकिन ये आपको दिखाना जरूरी नहीं है, जो आपको बना के दिखाना, मतलब एग्जाम में अगर आपसे किरचॉफ का लॉ पूछ लिया जाता है, फर्स्ट वाला भी लिखना है सेकंड वाला भी लिखना है। अगर ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जा रहा है कि मतलब ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में आप पूरा कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जो डेफिनेशन है वो ही आप लिख सकते हो। सेम ऐसे जो इसका फर्स्ट लिखाया था लो, उसमें भी अगर आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन क्लियर करना चाहते हो तो वो कर दो, और अगर पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शॉर्ट में आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव वालों को सभी को नोट करिएगा इसको। तो देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें LR सर्किट, यानी कि L का मतलब क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस और R क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो वो सर्किट जिसमें इंडक्टेंस L भी लगा हुआ हो और R यानी कि रेजिस्टेंस भी लगा हुआ हो, तो उसको कहते हैं हम LR सर्किट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन जो होती है वो बच्चा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इन सबकी सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, जैसे कि LR सर्किट क्या होता है, RC सर्किट क्या होता है, LCR सर्किट क्या होता है, इन सब की तो आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। तो छोटी सी डेफिनेशन है कि LR सर्किट हैज अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R एंड अ सेल्फ इंडक्टेंस L इन सीरीज, यानी कि जो LR सर्किट होता है वो कैसा होता है, वो एक नॉन इंडक्टिव क्या होता है, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R होता है और एक सेल्फ इंडक्टेंस L होता है, किसमें, सीरीज में। ये यहाँ पे कैपिटल L लेना, ठीक है। And this series combination is connected to a constant voltage source। और ये जो सिस्टम होता है किसका पूरा, यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जुड़ा हुआ होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि कनेक्ट होता है किससे, एक कांस्टेंट वोल्टेज से। तो हमने मान लिया ये एक सर्किट है, इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे इंडक्टेंस L लगा हुआ है। तो हमने मान लिया कि ये जो सीरीज है ये किससे कनेक्ट है, वोल्टेज से कनेक्ट है, और ये कैसी है, कांस्टेंट वोल्टेज हमने ले ली। कांस्टेंट वोल्टेज हमने ली हुई, अगर हम यहाँ पे बात करें, इस यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस कंडीशन में वोल्टेज क्या हो जाएगी, VR, और यहाँ पे जहाँ पे इंडक्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, VL हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि लेट I be the current at any time t and VL is the voltage drop across resistance R and inductance L। मतलब क्या है कि मान ले किसी टाइम t में इस सर्किट में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। सो जो VR है ये तो क्या
क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है किसके अक्रॉस जो इंडक्टेंस एल है उसके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंप्लीट डेरिवेशन निकालना है। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो चल रहा है ये हमारा चल रहा है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना वोल्टेज, यहाँ पे लिख देना सोर्स, ठीक है। वोल्टेज के बाद में ये जो चलेगा ये चलेगा हमारा ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, ग्रोथ ऑफ करंट, ये इसकी हेडिंग रहेगी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब क्या है कि इस वाले सर्किट में क्या होती है, करंट में वृद्धि किस कंडीशन में होगी, पहले उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर डिके ऑफ करंट के लिए करेंगे, यानी कि जो करंट में कमी होगी वो किस कंडीशन में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो ये पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, एक एस पॉइंट है। अब ये वाली जो सीरीज है ये कांस्टेंट वोल्टेज वी से अटैच्ड है, लेकिन अगर हम इस एस सर्किट को यहाँ पे मिला दे इस पी से, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर ये सर्किट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसका कंडीशन में क्या हो जाएगा, सर्किट में क्या होगा, जो भी करंट है वो अधिक तेजी से बढ़ेगा, किसके लिए, जो वी आर यहाँ पे रेजिस्टेंस और जो यहाँ पे इंडक्टेंस लगा हुआ है एल, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो करंट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें डायग्राम के, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, नाउ वी किसके इक्वल आएगा, अच्छा अगर हम जो हमारे पास में रेजिस्टर वोल्टेज है और जो इंडक्टर वोल्टेज है इन दोनों को ऐड कर दे, तो वो हमारी कंप्लीट वोल्टेज की इक्वल आ जाएगी, यानी कि V किसकी इक्वल आएगा, VR प्लस VL की इक्वल। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जो VR होता है ये हमारा किसकी इक्वल होता है, अगर हम वोल्टेज ले रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए तो उस कंडीशन में वोल्टेज क्या होती है, IR की इक्वल होती है। एंड अगर हम VL देखें, यानी कि वोल्टेज किस कंडीशन में, इंडक्टेंस के लिए, तो उस कंडीशन में वोल्टेज किसकी इक्वल होती है, L इंटू DI/dt। दोनों फॉर्मूले याद होंगे, आपने पहले 11th-12th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ से VR और VL की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ VR एंड VL इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, V किसके इक्वल आ जाएगा, VR के प्लेस पे आप पुट करोगे IR प्लस VL के प्लेस पे आप पुट कर दोगे L इंटू DI/dt। यहाँ से T की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले IR को इधर लेके जाओगे तो V माइनस के IR इज इक्वल्स टू L इंटू DI/dt हो जाएगा। ये L DI इधर की साइड, यहाँ पे देखो ये किस में है, इधर की साइड, मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो अगर हम dt की वैल्यू निकालें तो dt किसकी इक्वल आ जाएगा, L इंटू DI/V माइनस IR, ये टर्म आ जाएगी। इसको लेट कर लोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। एक बार जल्दी से यहाँ तक नोट करिए। तो यहां से आगे देखिएगा क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वन का इंटीग्रेशन जब आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको बच्चा, यहाँ से t मिल जाएगा इज इक्वल्स टू L, तो कांस्टेंट है। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, I के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे देखो DI लिख रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, I के। तो यहाँ पे जो आपको टर्म मिल रही है वो मिल रही है 1/, अगर आप इसको देखो तो ये कुछ इस फॉर्म में है, L तो आपका कांस्टेंट टर्म होगी, हमने बाहर लिख दी। ये हमारी जो टर्म है ये किस फॉर्म में है, 1/V माइनस IR और इनटू में कितना है DI। मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, I के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है ये हमारी लीनियर टर्म बन रही है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका हमारा, log e टू द बेस v माइनस के IR। और किसके रिस्पेक्ट में करा हमने, I के रिस्पेक्ट में करा, तो जो I का कोफिशिएंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से I का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, माइनस के R, तो माइनस R कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो माइनस लिख दिया और अपॉन में R। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमने मान लिया क्या है, A है। अब इसके लिए हमें क्या करनी है, A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं क्या,
इक्वेशन नंबर थर्ड। तो लेंगे अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे लेते हैं, एट starting point we have t is equals to 0, then I is equals to 0। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर टाइम होगा तो टाइम तो 0 ही रहेगा, तो अगर टाइम 0 रहेगा तो उस कंडीशन में करंट भी क्या होगी, 0 फ्लो होगी, तो t 0 तो I भी 0। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखना आपके पास में एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ से I की वैल्यू 0 पुट करोगे, v माइनस 0 v ही बचेगा, तो यानी कि यहाँ से टर्म कितनी बचेगी, माइनस के L अपॉन आर log e टू द बेस v और प्लस के a बचेगा। और अगर हम उस प्लस के a के लिए देखो यहाँ पे प्लस का a बचा और ये टर्म माइनस की है, तो अगर हम इस टर्म को इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू of a in equation third, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करो तो आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के L अपॉन आर log e टू द बेस v माइनस आर आई आर प्लस a की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, L अपॉन आर log e टू द बेस v। यहां तक जल्दी से नोट करिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में भी L अपॉन आर है, यहाँ पे भी L अपॉन आर है, तो क्या हम L अपॉन आर कॉमन नहीं ले सकते, दोनों टर्म में से L अपॉन आर कॉमन लेके इधर की साइड जब आप लेकर के आओगे तो जो डिवाइड वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, जो मल्टीप्लाई वाली है वो डिवाइड में, तो यहाँ से टर्म हो जाएगी माइनस के r अपॉन एल इंटू टी, किसके इक्वल आएगी ये टर्म, log e टू द बेस v माइनस के आई आर प्लस log e टू द बेस v के इक्वल। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चा, log m प्लस log n का, log m प्लस log n क्या होता है, log, अच्छा यहाँ से देखो हमने माइनस साइन इधर कॉमन लिया था, इधर की साइड तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, समझ में आई। हमने क्या करा, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेकर के इधर की साइड पूछा दिया, तो ये टर्म हमारी प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की। तो अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, log m माइनस log n का, और log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के इक्वल होता है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस के r अपॉन l इंटू टी, ये टर्म क्या बनेगी बच्चा, log e टू द बेस m अपॉन n, तो m की वैल्यू क्या है, v माइनस आई आर अपॉन n, n की वैल्यू क्या है, v है। सॉल्व कर लो इसको तो कितना आ जाएगा, माइनस के r अपॉन एल टी इज इक्वल्स टू log e टू द बेस v के अपॉन में अगर v रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस आई आर के अपॉन में v रखोगे तो कितना आ जाएगा, आई आर अपॉन v आ जाएगा। ये log e है, इधर की साइड लेकर के आओगे तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस के r अपॉन एल इंटू टी और इज इक्वल्स टू 1 माइनस के आई आर अपॉन v, ठीक है। एक बार पहले यहाँ तक नोट करो। सो यहाँ से आगे देखिएगा हमारे पास में ये वाली जो इक्वेशन आई थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आई आर अपॉन वी की वैल्यू निकालें, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है कि जो करंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर्किट में, इसके लिए तो हम एक्सप्रेशन निकाले ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको इधर लेकर के चले जाओ और आई आर अपॉन वी वाली टर्म को एक साइड लेकर के आ जाओ, सो इंप्लाइज दैट टर्म क्या बनेगी, आई आर अपॉन वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस के आर एल अपॉन टी के इक्वल। यहाँ पर हम मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, क्या मान लेंगे कि जो टर्म है L अपॉन R वो किसकी इक्वल होती है बच्चा, टो L की इक्वल होती है, क्या, L अपॉन R, माइनस के L अपॉन R इज इक्वल्स टू किसके होता है, ये टो L, तो टो L यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे, वेयर टो L इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिके कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिके कांस्टेंट। तो इस वाली टर्म में आप r अपॉन एल के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 12 पुट करोगे,
तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आएगी, आई आर अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दी पावर। अब देखो माइनस के आर अपॉन एल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस के एल अपॉन आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल अपॉन आर की माइनस एल अपॉन आर के बीच में हमें क्या पुट करना है, 12। इसका मतलब यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, टी तो है इंटू में, तो टी अपॉन तो एल, ये टर्म आ जाएगी हमारी इसके प्लेस पे, ठीक है। तो ये आई आर अपॉन वी की वैल्यू, जबकि हमें सिर्फ किसकी चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वी अपॉन वी इधर मल्टीप्लाई में, आर डिवाइड में 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन में कितना आ जाएगा, 12। अगर यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, टाइम के बीच में, हमने ले लिया टाइम और इधर ले ली हमने क्या, जो करंट है वो, तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो करंट है वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इस टाइप से कुछ होगा ऐसा। तो यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट भी बढ़ती रहेगी और उसके साथ टाइम बढ़ता रहेगा और उसके साथ साथ करंट भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, यानी कि उसमें भी ग्रोथ आती रहेगी। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि मैक्सिमम पॉइंट होगा जिसपे करंट क्या कर लेगी, अपनी पीक वैल्यू को गेन कर लेगी। तो यानी कि जो V अपॉन आर है, हमें ये फॉर्मूला तो पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो अगर हम आई निकाले तो क्या होगा, V अपॉन आर, और क्या हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि जो V अपॉन आर की वैल्यू होगी वो क्या है कि आई मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, अपनी पीक वैल्यू उसने गेन कर ली। सो आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई मैक्सिमम 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन टो एल, और यही क्या है, एक्सप्रेशन है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, which show that the current in the circuit rise exponentially, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही हो रहा है। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी इस डेरिवेशन के लिए। कंप्लीट होता है, नोट कर लो। इसके बाद में इससे आगे देखेंगे डिके ऑफ करंट। अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ ऑफ करंट की सर्किट में जब करंट क्या होगा, ग्रोथ करेगा, वृद्धि होगी करंट की सर्किट में। बट अब पढ़ेंगे कि अगर सर्किट में क्या हो, करंट में कमी हो। तो देखो मैंने आई थिंक आपको बता दिया था बट लिखा नहीं था, तो एक बार देख लेना कि मान लिया ये तो हमारा पी पॉइंट था, ये हमारा शायद से एस था, और यहाँ पे हमने ये क्यू पॉइंट मान रखा था, कुछ ऐसे करके थे। तो ध्यान रखना, जब इस एस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से मिलाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज फ्लो कर, यानी कि वोल्टेज होगा सर्किट में, जिस कारण क्या होगी, करंट में वृद्धि होगी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण। लेकिन अगर हम इसको P से अटैच ना करके किससे अटैच कर दे, इसको Q से अटैच कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो VEMF होगा, यानी कि जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस में तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो इंडक्टेंस कनेक्ट है सीरीज में, वो क्या करेगा, करंट में कमी लेकर के आएगा, वो क्या करेगा, करंट में कमी लेकर के आएगा, जिस कारण क्या होगा, करंट में डिके हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, जैसे पहले वाला भी मैंने आपको डेरिवेशन कराया है ग्रोथ ऑफ करंट का, तो उसमें एक लाइन अटैच कर देना कि व्हेन द स्विच एस इज कनेक्ट टू द पी, देन द वोल्टेज, यानी कि जो ईएमएफ है वो उसके थ्रू क्या होगा, जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, डिके ऑफ करंट के लिए कि व्हेन द स्विच एस इज थ्रोन डाउन टू क्यू, यानी कि उसके लिए लिखोगे आप व्हेन द स्विच एस इज कनेक्टेड टू द पी पॉइंट, यानी कि जो पी था उससे। इसमें है कि जब स्विच एस को क्या किया जाता है, क्यू से क्या किया जाता है, थ्रो डाउन किया जाता है, सो देन तब द ईएमएफ वी अप्लाई टू द सर्किट गोज टू जीरो। तो उस कंडीशन में जो सर्किट में ईएमएफ अप्लाई किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि वोल्टेज हो जाएगी जीरो, बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। Now the self inductance of the coil opposes the fall of the current, जो self inductance होगा वो क्या करेगा, करंट में गिरावट करेगा, कमी लेकर के आएगा, ठीक है। तो अभी इससे पहले मैंने जो डेरिवेशन कराया उसमें आपको क्या बताया था कि जो VR है और जो VL है, यानी कि जो वोल्टेज है ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस और ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, इन दोनों का सम जो है ये किसके इक्वल आता है, कंप्लीट वोल्टेज के। बट अब हम मान के चल रहे हैं कि ये वोल्टेज तो जीरो है, तो अगर ये वोल्टेज जीरो है तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा, VR प्लस VL इज इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ से देखो, अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, VL की वैल्यू निकालें या VR की वैल्यू निकालें, तो VL कैसा हो जाएगा, इधर प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो
माइनस का, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस के VL किसके इक्वल आएगा, ये VR के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको बताया था VL हमारा किसके इक्वल होता है, जो वोल्टेज होती है इंडक्टेंस के लिए, वो क्या होती है हमारी L इंटू DI/dt, और रेजिस्टेंस के लिए क्या होती है IR होती है। फिर हमने T की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से अगर आप dt की वैल्यू निकालो तो dt इधर जाएगा, ये टर्म्स अपॉन में आ जाएंगे, यानी कि dt किसके इक्वल आएगा, r इसके अपॉन में आ जाएगा, माइनस के L/R, और di है, di के अपॉन में क्या चला गया, I चला गया। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी आपको। अब इस इक्वेशन का क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन, इसको लेट करो इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करोगे, कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू माइनस के L/R एज इट इज, 1/i का इंटीग्रेशन करोगे i के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, log i आ जाएगा, log a टू द बेस i, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होगा क्या, a, इसको ऐड करो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात बताओ, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे जब हमने ग्रोथ ऑफ करंट के लिए वैल्यू निकाली थी, t इज इक्वल्स टू 0 लेकर के चले थे, उस कंडीशन में हम करंट भी क्या मान के चले थे कि 0 है, हमें नहीं पता, हमने ले लिया कि अगर टाइम 0 है तो करंट भी 0, बट जब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी तो क्या निकल के आई थी, i किसके इक्वल आया था, i मैक्सिमम के इक्वल निकल करके आया था ना। तो मतलब क्या है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे i किसके इक्वल आएगा, i मैक्सिमम के इक्वल आएगा। सो एट t इज इक्वल्स टू 0 i किसके इक्वल आ जाएगा, i मैक्सिमम के, यानी कि जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट के इक्वल होगी। तो जब ये वाली वैल्यूज आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो t के प्लेस पे 0, ये टर्म तो 0 हो गई, i की जगह i मैक्सिमम रखोगे, माइनस का दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a की L/R log a टू द बेस i मैक्सिमम, ये वैल्यू मिलेगी। इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में, ऑन पुटिंग the value of a in equation second, वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो ये वाली, t is equals to माइनस के L/R log e to the base i प्लस a के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे आप L/R log e to the base i मैक्सिमम, ठीक। यहाँ से भी माइनस और L/R कॉमन लेके इधर कुछ आ दो तो क्या हो जाएगा, माइनस के R/L, और इनटू में क्या चल रहा है, t इज इक्वल्स टू में क्या टर्म आ जाएगी, log i, एंड ये माइनस की हो जाएगी टर्म log e टू द बेस i मैक्सिमम। ये फिर से बच्चा किसका फॉर्मूला बन रहा है, log m माइनस log n का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m/n के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से टर्म क्या आएगी, माइनस के R/L, t इज इक्वल्स टू log e टू द बेस i/i मैक्सिमम। ये टर्म इधर की साइड लेकर के जाओगे तो e टू द पावर क्या आ जाएगी, माइनस के RL/T इज इक्वल्स टू i/i मैक्सिमम। हमें वैल्यू किसकी निकालने बच्चा, i की, सो i किसके इक्वल आ जाएगा, i मैक्सिमम इंटू e टू द पावर माइनस के RL/T। अब एक बात बताओ, इस वाली टर्म से देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे माइनस के R/L आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इसकी मल्टीप्लाई में है i मैक्सिमम की। तो सीधी सी बात क्या है कि जो करंट है किसमें, सर्किट में, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिके हो रहा है करंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या लिखोगे आप, दिस शो दैट the current in the circuit decay exponentially, ठीक है। इसी के साथ में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए हिंदी लैंग्वेज में या हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो उस कंडीशन में आप कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल किसी को भी नहीं करनी। 9389897616 इस पे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नेम
सेमेस्टर और सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप फिजिक्स के नोट्स लेते हो तो उसकी कॉस्ट है 98 रुपीज, केमिस्ट्री के लेते हो तो उसकी भी 98, और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लेते हो तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी फिर 158 रुपीज, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।